Hello, friends. I hope you are doing good. Welcome to our channel on Success with Dharam ऑनलाइन एजुकेशन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ में हम चैप्टर 1 कर रहे हैं इकोलॉजी, और इसका पार्ट 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे इकोटोन एंड नीश के बारे में। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो ये सीरीज़ है ये आप सबके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाली है, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड वो किस तरह से आते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको डील कैसे करना है। ये क्वेश्चन है 2011 का। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। कि बायोडाइवर्सिटी है वो फॉर्म करती है बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। इनमें से किस वेज के द्वारा? सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। वन बाय वन देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन समझते हैं। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, मान लो ये कोई रॉक है, या तो ये इग्निशियस रॉक भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है। आपको पता होगा यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब मॉलिक्यूल से बनी हुई है। इवन दो हम भी मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं, इसी तरह से ये रॉक है, ये भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इस रॉक में क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन सच एज वाटर एंड एयर क्या करते हैं, इस रॉक पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, इस रॉक में क्रैक्स डेवलप होंगे और ये सॉइल में क्रिएट हो जाएगी, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। एयर का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लो ये एयर जो है ब्लो हो रही है और ये ब्लो होने के साथ साथ इस रॉक पर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स अभी साथ साथ थे ये धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, और उसके बाद क्या होगा, इस रॉक में क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे। जैसे जैसे क्रैक्स बढ़ेंगे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रॉक है इसमें सॉइल में कन्वर्ट होने लग जाएगी। सो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जब सॉइल फॉर्म हो गई उसके बाद क्या होगा, इसमें प्लांट जर्मिनेट होगा। प्लांट जर्मिनेट होने के बाद हमें फूड प्रोवाइड कराएगा जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट जो इसने ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है। नाउ सेकंड देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। मान लो ये कोई ट्री है और ये इसकी रूट्स हैं। रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को अपने अंदर बांध लेती हैं जिससे कि सॉइल जो है वो इरोड नहीं हो पाती और उसी प्लेस पर रहती है। ठीक है, सो इस तरह से सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन से बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है प्रिवेंट होने में। सो जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है सॉइल, क्योंकि वो हमें फूड प्रोवाइड कराती है। सेकंड है, थर्ड है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में कैसे एक हेल्पफुल होती है बायोडाइवर्सिटी। देखो, मान लो कोई ये डेड डिके है, लीव्स हो सकती है प्लांट्स की या फिर डेड एनिमल्स हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जो डेड डिके है इसको ब्रेक डाउन करेंगे और सॉइल में मिक्सअप कर देंगे। सॉइल में मिक्सअप होने के बाद क्या होगा, सॉइल की जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाएंगे, फर्टिलिटी एनहांस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलिटी एनहांस हो जाएगी सो सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगी। सो विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस में थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ ऑप्शंस में पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे होता है, मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल आपको दिया है और इससे समझाया है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे होता है। मान लो कि ये कोई ट्रीज़ है, दो ट्रीज़ हैं ये, क्या ये ट्रीज़ आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं? सो नो, क्योंकि ये तो अपनी स्टेबल पोजीशन पे है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। सो क्या होगा,
जो पॉलिनेटर है जैसे कि बी है, वो क्या करेगी, इस पेड़ से परागण लेगी, इस ट्री से परागण लेगी और इस ट्री में ट्रांसफ़र कर देगी। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है। और पॉलिनेशन का एक और एग्जाम्पल है, मान लो ये कोई ट्री है, कोई बर्ड आई, उसने क्या किया, इस ट्री के फ्रूट्स को ईट किया, उसके बाद क्या करा, इसके जो सीड हैं वो किसी और प्लेस पे जाके डिस्पर्स कर दिए, उसके बाद उसमें क्या होगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। सो इस तरह से पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स भी बायोडाइवर्सिटी करती है, सो विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो 4 जो इसने ऑप्शंस दिए हैं हमें, 4 की 4 करेक्ट है, सो आंसर विल बी डी। सो इस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी को हमें किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इकोटोन के बारे में। इकोटोन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोटोन इज द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। 2 या 2 से अधिक इकोसिस्टम जहाँ पर मिल रहे हैं उसको बोलते हैं इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई इको सिस्टम है और यहाँ पर कोई इकोसिस्टम है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मान लो ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मैंने बताया था, ऐसा इकोसिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पर पाया जाता है उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जिसका मेन हैबिटाट वाटर होता है उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों इकोसिस्टम मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे इकोटोन या फिर जोन ऑफ जंक्शन, जिसे हम बोलते हैं इकोटोन। मैंग्रोव्स जो हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है इकोटोन का। मान लो ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। अब आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस हैं, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या करती हैं, ये फ्रेश वाटर रिवर्स हैं, ये अपना जो वाटर है अपने सेडिमेंट से इस एरिया में फॉल करती हैं। और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल होने की वजह से जो सेलाइन वाटर है वो यहाँ पर होता है। इस वजह से जहाँ पर ये दोनों सेलाइन वाटर एंड द फ्रेश वाटर मीट कर रहे हैं वो एक इकोटोन क्रिएट करेगी, क्योंकि ये डाइवर्स इकोसिस्टम है, एक सेलाइन है और एक फ्रेश है, और दूसरी ओर से ये टेरेस्ट्रियल है और ये मैराइन है। सो इस वजह से जो यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं ये एग्जाम्पल है इकोटोन का। नाउ इस पिक्चर में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इकोटोन किसे कहते हैं। देखो, ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये है मैराइन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल और मैराइन इकोसिस्टम जहाँ पर मिल रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम या फिर जोन ऑफ जंक्शन और या फिर इकोटोन। ऑलराइट, ये है हमारा इकोटोन। अब देखो दूसरा कंसेप्ट आता है इकोटोन के अंदर, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट किसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और मैराइन इकोसिस्टम या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम है इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। जो ये इकोटोन इनसे बना है ये क्या करेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी एक्वायर कर लेगा और इस इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्वायर कर लेगा। सो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होगी एक तो, दूसरी क्या होगी उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत अलग होगी और बहुत ही ज़्यादा होगी। साथ ही साथ ये जो स्पीशीज़ हैं इनका पॉपुलेशन और कॉम्पोजिशन जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग होगा। ऑलराइट, क्या होगा, पॉपुलेशन और कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर भी इन दोनों इकोसिस्टम से डिफरेंट होगा। इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम, एज इफेक्ट बोलते हैं इसको। ऑलराइट, नाउ दूसरी इसमें टर्म आती है जोन ऑफ टेंशन, भी हम इसको कहते हैं। अब समझते हैं जोन ऑफ टेंशन क्यों कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्पीशीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे, उनमें डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी और उनके जो नंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से क्या होगा, इन स्पीशीज़ में कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कंपटीशन फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर एंड फॉर द रिप्रोडक्शन। ऑलराइट,
जब इनके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। ऑलराइट, आपको समझ आ गया होगा जोन ऑफ टेंशन इसको क्यों बोलते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इकोटोन की। इकोटोन नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। नैरो कैसे? मान लो कोई फील्ड है, उसमें छोटा सा कोई पॉन्ड है और यहाँ पर उसमें लैंड इकोसिस्टम से जहाँ पे ये मिल रहा है उसको बोलेंगे हम इकोटोन। सो ये एक छोटा सा इकोटोन बना रहा है, सो ये नैरो इकोटोन भी हो सकता है। और वाइड इकोटोन का एग्जांपल देख लेते हैं। वाइड इकोटोन कैसे बनेगा? मैंने बायोम्स पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने दिखाया था कि मॉइस्चर जो है, ये जो हमारा ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन रीजन है, यहाँ से डेजर्ट एरिया में कम हो रहा है। सो इस तरह से ये डायग्राम था कुछ। यहाँ पर आ जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ सवाना थे और यहाँ पर थे डेजर्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है, रेन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनी होते हैं। ऑन द अदर हैंड डेजर्टिक एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है और जो रेनफॉल है बहुत कम होती है। और इनके बीच में जो सवाना है वो क्या है, वो एग्जाम्पल है इकोटोन का। ये इसने करेक्टरिस्टिक एक्वायर कर रखी है जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनकी भी, और डेजर्ट जो इकोसिस्टम है उसकी भी। सो सवाना जो है एग्जाम्पल है वाइड इकोटोन का। नेक्स्ट, जोन ऑफ टेंशन मैंने बता दिया है और एज इफेक्ट भी आपको बता दिया है। अगर अब भी आपके इकोटोन को लेकर कोई भी डाउट्स रह गए हैं, सो आई ट्राई टू मेक इट मोर प्रिसाइज। देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो 4 रोड्स हैं, 4 रोड्स हैं इस तरह से। ये रोड्स जहाँ पर मिल रही हैं, हम इकोलॉजी में इसको क्या बोलेंगे, इकोटोन। और वैसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जब 4 रोड्स एक जगह मिलती हैं, चौराहा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इकोलॉजी की टर्म में इकोटोन। अब देखो जब ये 4 रोड्स जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर क्या होगा कि ये जो 4 रोड्स के कंपेयर में इस रीजन में जिसको हमने इकोटोन बोला है उसमें जो ट्रैफिक है ज़्यादा होगा। ट्रैफिक ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि रोड 1 की पॉपुलेशन भी यहाँ जा रही है, रोड 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी। सो इस तरह से क्या होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगा। इसको हम बोलेंगे एज इफेक्ट इकोलॉजी की लैंग्वेज में। ऑलराइट, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो सब लोगों को जल्दी जाने की आदत होती है। इस वजह से क्या होंगे, वो हॉर्न को ब्लोन करेंगे, अपनी बाइक्स को, कार को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। इस वजह से उनमें क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी, इसलिए हम इसको जोन ऑफ टेंशन बोलते हैं। सो आई होप अब आपको इकोटोन जो है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अब भी इसके रिगार्ड में आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेशन। अब पढ़ते हैं हम नीश के बारे में। नीश किसे कहते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नीश इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। कि यूनिक फंक्शन रोल क्या प्ले करता है स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम में, और ये डिस्क्रिप्शन होता है ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर दैट अ स्पीशीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोडक्शन। कोई भी स्पीश है उसे सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोडक्ट करने के लिए जिन भी बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इकोसिस्टम में अपना जो यूनिक फंक्शन है वो प्ले कर सके, उसे हम बोलते हैं नीश। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग से हमारा एक डिफरेंट नीश होता है एज कम्पेयर टू द प्लांट्स। हमारे को किस टाइप की नीश की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है लैंड की। अगर हमें सांस लेनी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, और हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है फॉर दे आर सर्वाइवल। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स का नीश कैसा होगा, प्लांट्स को ज़रूरत है सॉइल की, उनको ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, अपना फूड प्रोडक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वो अपना फूड बनाते हैं। सो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स का जो नीश है वो डिफर है प्लांट की नीश से। सो जो भी स्पीशीज़ हैं उनका क्या होगा,
अपना अलग अलग नीश होगा और कभी भी दो स्पीशीज जो है उनका जो नीश है कभी भी एक जैसा नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द नीश ऑफ द बीटल। जो काव डंग है, ये बीटल जो है इसी में रहती है। सो ये जो काव डंग है काम करता है इसके हैबिटाट नीश का, इसे हम बोलते हैं हैबिटाट नीश। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ नीश। नीश के कितने टाइप्स होते हैं? एक तो हैबिटाट नीश होता है। हैबिटाट जहाँ पर स्पीशीज रहता है, जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा बीटल जो है वो काव डंग पर रहती है। फूड नीश कि कोई भी स्पीशीज है उसका फूड क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो टाइगर है उसका जो फूड है वो है मीट, और हमारा जो है हमारा होगा, हम वेजिटेरियन भी होते हैं कुछ लोग, हम लेक्टो वेजिटेरियन भी होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। सो हमारा जो फूड है नीश है वो अलग है टाइगर के नीश से। रिप्रोडक्टिव नीश कि किस एरिया में नीश करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, किस सीजन में करेंगे और किससे करेंगे। सो रिप्रोडक्टिव नीश जो है वो भी डिफर होगा। फिजिकल एंड केमिकल नीश कैसा होता है? टेम्परेचर, कितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है किसी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, लैंड शेप पे रहता है या फिर लैंड स्लोप पर, ह्यूमिडिटी एंड अदर। टेम्परेचर का देखो समझा देती हूँ। आपको पता है कि जो मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट रहती है वो बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए और या फिर टेम्परेचर जो है बहुत कम कर दिया जाए, वो दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनकी जो टेम्परेचर और टॉलरेंस लिमिट होती है वो बहुत ही कम होती है। ज़रा सा चेंज भी टेम्परेचर में उनके सर्वाइवल को थ्रेट कर देता है। सो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो कोरल जो रीफ्स हैं हमारे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं बहुत ही जल्दी जल्दी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो वो उनकी कैपेसिटी है किसी भी टाइप के टेम्परेचर को, उनके जो टेम्परेचर को उनको सहन करने की बहुत कम होती है। इस वजह से जो कोरल्स जो रीफ्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो अब क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ नीश तो हमने पढ़ लिया, तो अब ज़रूरत है हमें ये जानने की हम नीश पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरत है हमें नीश को पढ़ने की। देखो किसी भी स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए हमें उसके नीश के बारे में पता होना चाहिए। आपने सुना होगा कि जो एशियाटिक लायंस है वो सिर्फ और सिर्फ हमें गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है वो इन एशियाटिक लायंस को एडिक्वेट फूड प्रोवाइड कराता है, एडिक्वेट रिप्रोडक्टिव जो उनका रिप्रोडक्शन नीश प्रोवाइड कराता है और हैबिटाट नीश प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हमको गुजरात में ही ये एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन गिर नेशनल पार्क। अब ये कहीं भी देखने को नहीं मिलते, पहले वेस्ट एशिया में भी देखने को मिलते थे। सो इन दिस लेक्चर आपको समझ आया होगा इकोटोन किसे कहते हैं, एज इफेक्ट किसे कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन क्यों कहा जाता है इकोटोन को, और नीश किसे कहते हैं। विद दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।